नेपाल इस समय ऐसे राजनीतिक तूफान से गुजर रहा है जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि केपी ओली सरकार गिर चुकी है और काठमांडू की सड़कों पर जेनजी का आंदोलन अभी थमा नहीं है। हालत यह है कि बॉर्डर सील करना पड़ा है, व्यापार ठप हो गया है और भारत नेपाल बस सेवा तक बंद करनी पड़ी है। इसका सीधा असर भारत की सीमावर्ती इलाकों जैसे खटीमा, बनबसा और चंपावत के कारोबारियों पर पड़ रहा है। नेपाल से रोज आने जाने वाले सैकड़ों व्यापारी अब घर पर बैठ गए हैं और करोड़ों का नुकसान उठा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल में फंसे भारतीय और भारत में फंसे नेपाली नागरिक बुरी तरीके से परेशान हैं। सवाल बड़ा है, नेपाल में सत्ता की कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी और भारत के लिए हालात कब सामान्य होंगे। दरअसल इस वक्त नेपाल में सत्ता की रेस अब नामों की राजनीति में बदल गई है। शुरुआत में आंदोलनकारी युवाओं ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन संविधान और उम्र की वजह से उनका नाम विवादों में फंस गया। कार्की की उम्र 70 वर्ष के पार है और संविधान के हिसाब से वो इस पद पर योग्य नहीं ठहराई जा रही। नतीजा ये हुआ कि अब युवाओं ने इंजीनियर कुलमान घेसिंग का नाम आगे कर दिया है। बता दें कि घेसिंग वही शख्स हैं जिन्होंने नेपाल को लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाया था और जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। आंदोलनकारी कहते हैं कि देशभक्त और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले घेसिंग ही अंतरिम सरकार के सही नेता हो सकते हैं। हालांकि सेना और राष्ट्रपति की बैठकों से संकेत मिल रहे हैं कि कार्की का नाम अभी भी रेस में है। सिर्फ यही नहीं, नेपाल के हालिया घटनाक्रम ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या राजशाही वापसी की तैयारी है, जिसके पीछे की ये वजह है। खबरों की माने तो सुशीला कार्की के साथ ही राजशाही समर्थक दुर्गा प्रसाद को सेना मुख्यालय बुलाए जाने से ये शक गहरा गया है। लेकिन बृहत नागरिक आंदोलन यानी बीएनए ने साफ कर दिया कि युवाओं का आंदोलन गणतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए है, न कि राजा या सेना को ताकत देने के लिए। बीएनए ने चेतावनी दी है कि अगर राजशाही बहाल करने की कोई कोशिश हुई तो विरोध और उग्र हो जाएगा। अब काठमांडू की गलियों में सवाल गूंज रहा है, नेपाल का अगला रास्ता लोकतंत्र होगा या फिर पुराने राजशाही ढांचे की वापसी। अब भले ही नेपाल में जो भी हो रहा हो, लेकिन इस बवाल की सीधे सीधे चोट भारत को भी लगी है, क्योंकि हर महीने नेपाल से होने वाला करोड़ों का व्यापार रुक गया है। बॉर्डर बंद होने से मजदूर फंसे हैं, आवाजाही ठप है। मोदी सरकार भी हालात पर पैनी नजर रखे हुए है, क्योंकि नेपाल की अस्थिरता का असर सबसे ज्यादा भारत पर पड़ रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अंतरिम सरकार की कमान किसके हाथ में जाती है।